वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी समझ रहा होगा, तीनों ताकत वाला ही काम है। काम करो तो ताकत लगेगा, एनर्जी लगेगी, बराबर है नहीं? काम करने के लिए पावर भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। अच्छा, और वर्क करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो इसलिए हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 6th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। देखिए 6 काउंटिंग से आप घबराए नहीं। एक्चुअली पहला फिजिकल वर्ल्ड है जो कि बहुत आसान है, थ्योरी है पूरा। फिर दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन है, आपको नाम याद होना चाहिए तो याद करो। यूनिट एंड डायमेंशन है दूसरा। तीसरा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चौथा है मोशन इन प्लेन। पांचवा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यह 6th है। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग वर्क के बारे में। देखो वर्क क्या होता है, अक्सर बच्चों से पूछो तो फटाक से बोलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट आप गलत बोल गए। ध्यान से सुनेंगे, वर्क एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनेंगे, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझना, डॉट प्रोडक्ट सबने पढ़ा होगा। क्या दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है? स्केलर। क्या आएगा इसका? ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, उनके बीच का। अच्छा, इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते थे ना, बी कॉस थीटा को क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? वह प्रोजेक्शन बोलते थे, याद होगा सब। प्रोजेक्शन यानी परछाई, ये सब हम पढ़ाए। तो चलिए, तो वर्क का ये फॉर्मूला, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही डेफिनेशन लिखिएगा, जो हम बोले वही लिखिए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ले लो, एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। डायरेक्शन है ही नहीं भाई, इसमें भी मैग्नीट्यूड लिए वैल्यू, इसमें भी वैल्यू लिए, कॉस थीटा में डायरेक्शन ही नहीं होता। इसको समझते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये एम मास का, इसको हम इधर खींच रहे हैं, एफ नहीं इधर जा रही है, एस एस डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे खींच रहे थे हम फोर्स। तो ये कुछ एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों? बन रहा है। तो यही एंगल लेना है आपको, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? कॉस थीटा लेना जरूरी है, थीटा में कोसाइन लगा लो, तो ये वर्क इससे निकलेगा। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो पढ़े होगे, वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है कैसा आता है बच्चों? स्केलर, उसके बाद डायरेक्शन नहीं रहेगा, वैल्यू रहेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है कैसा आता है? वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अच्छी बात है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग एसआई यूनिट की। भाई चलो सब ये सब कर लेना चाहिए फटाफट काम। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रखो, क्योंकि एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। कॉस थीटा का कोई नहीं होता है, रेडियन एंगल का होता है, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं। हाँ कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? देखो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बेस मतलब ये भी मीटर में, बेस लंबाई है, और हाइट ये भी मीटर में। अब मीटर मीटर कट हो गया तो कॉस थीटा कोई यूनिट बचा क्या? नहीं बचा। ओ इसलिए कोई यूनिट नहीं। थीटा का है, थीटा का यूनिट है क्या है? रेडियन। लेकिन कॉस थीटा का नहीं है। हाँ याद रखना ये सब बात, छोटी छोटी बातें फिर भी हम बताते रहते हैं। देखो तो ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा नहीं लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। देखो ओमेगा जैसा लग रहा है, साला एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ध्यान दियो। तो डब्ल्यू वर्क, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर। और आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो, न्यूटन को क्या तोड़ लो? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा का? नहीं समझा सर? देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू मीटर। अब इससे एक और यूनिट ऐसे बना सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। इसको इन्होंने जूल बोल दिया था। क्या बोल दिया था इन्होंने? जूल।
कोई पूछे 1 जूल कितना है, इतने के बराबर या इतने के बराबर, इसमें 1 लगा दो, इसमें 1 लगा दो, ठीक है। अब डायमेंशन की बात कर लीजिए। डायमेंशन ऑफ वर्क, फोर्स का डायमेंशन तो सबको आता होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, M/L/T-2। अगर आपको नहीं समझ रहा तो इसको देखिए, केजी मतलब मास, मीटर मतलब दूरी, सेकेंड मतलब टाइम, डायरेक्ट यहां से भी निकलता था, ये यहां से देखो फोर्स का मिला दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का L, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा M/L/T⁻²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें 3 केस बना सकते हैं। 3 केस कैसे 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 कैसे, तो देखिए थीटा पे पूरी कहानी निर्भर है भाई, थीटा पे पूरी कहानी निर्भर है। कॉस थीटा कम से कम कितना होता है, तुम याद रखना इस सब बातों को, 10 बार पकाओ मत मेरे को, हर बार साइन, मतलब जहां जहां फिजिक्स में कॉस और साइन आ गया फॉर्मूले में, वहां पे ये चीज पढ़ाई जाएगी आपको, वहां पे ये चीज पढ़ाई जाएगी। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, सब लोग को पता है, इधर 270 360। कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस 0 पे कितना होता है 1, कॉस 90 पे कितना होता है 0, कॉस 180 पे कितना होता है -1, यहां फिर से 0, यहां फिर से 1, तो साइकिल होता है, चलते रहता है भाई, ऐसे 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 ऐसे। यानी कॉस थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना है 1, कम से कम वैल्यू कितना है -1, 0 भी हो सकता। तो सोचो जब जब एंगल 0 हो जाएगा तो वर्क को तो 0 बना सकता ना, हाँ, तो वही 3 स्पेशल केस पढ़ाया जाता है बच्चों को, या 3 टाइप्स ऑफ वर्क बोल के भी कोई कोई पढ़ा देता है, बट कोई जरूरत नहीं है 3 टाइप ऑफ वर्क, चलिए या बोल लीजिए, हम भी पढ़ा देते हैं आपको। देखिए 3 टाइप्स ऑफ वर्क, नहीं रुक जाओ, स्पेशल केस ही पढ़ो यार, कौन मतलब पढ़ा, स्पेशल केस। चलिए स्पेशल केस में हम पहली बात करते हैं, पहला बात कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहा हो, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मास है, इसको हम ऐसे खींचें और ऐसे ही जा रही है, ये बहुत बार होती है, आप पुल कर रहे हो किसी चीज को, यही होता है भाई, टेबल खींचे, कुछ भी खींचे। तो इस केस में 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना हो जाता है बच्चों, थीटा हो जाता है 0। थीटा क्या हो जाता है 0, मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इज एक्टिंग एलोंग मतलब के तरफ, किसके तरफ, डिस्प्लेसमेंट, नहीं उल्टा बोलना, डिस्प्लेसमेंट अकर्स अलोंग द फोर्स। चलो कोई समझ रहा होगा ना, मतलब चल रहा है वस्तु फोर्स की तरफ, जिधर फोर्स उधर चल रहा है। तो इस केस में थीटा 0, पूरी जिम्मेदारी थीटा पे आ गई, याद रखो कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री जो होता है बच्चों, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है, कॉस का वैल्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। देखो ये ज्ञान मैथ में भी काम आएगा, अगर आप मैथ के बच्चे हैं तो याद रखना, साइन हो या कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू साइन या कॉस का 1, मिनिमम वैल्यू -1, दिमाग में डालिए, ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम -1। तो आपसे कोई पूछे कि हमको खूब वर्क करना है, मैक्सिमम वर्क, सबसे ज्यादा काम कब होगा, मतलब आप खींच रहे हो किसी चीज को, मेहनत कर रहे हो, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, तो क्या करना है आपको, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसे फोर्स लगाइए ताकि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो, थीटा 0 बने। अब ऐसे कोई खींच रहा है तो मूर्ख है, उसका वर्क थोड़ा कम होगा, समझ में आया नहीं आया। मान लो हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे, और यहां पे भी वही करो, तो यहां पे ज्यादा वर्क होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा कितना है 0 पे कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम, जिस वक्त ये मैक्सिमम होगा ये ज्यादा आएगा आंसर। नहीं समझा मेरी बात, मान लो यार थीटा 30 डिग्री हो, मान लो 30 हो, तो देखो फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, cos 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, जो भी ले लो, 2 से 2 कट गया, तुम्हारा वर्क तो 10 हो गया, आप तेरी पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, 10 ही जूल काम हुआ। यहाँ पर देखो वही सिचुएशन यहाँ पे लो, 10 × 2 20 होता कि नहीं होता, यहाँ पे 10 हुआ, वही हालत, उतना ही फोर्स लगा, उतना ही चल रहा वस्तु, तो वर्क ज्यादा हो रहा, यानी पूरी कहानी थीटा पे आ गई। तो cos 0 1 होता है मैक्सिमम, तो उस केस में वर्क भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है। कोई पूछ सकता है मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स उधर लगा लो जिधर वस्तु चल रही थी, या जिधर फोर्स लगा उधर चल रहा हो वस्तु, ऐसा समझो, ये उल्टा हो गया, आप उसको ऐसा लिखना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के तरफ हो,
तो मैक्सिमम वर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क होगा F इंटू एस। यानी आप जो बचपन में फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, क्या कि वर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वो सब कुछ ऐसा माना गया था, ये केस के लिए नहीं। अगर आप कुछ एंगल पे फार्मूला लगा देते तो वो सब गलत हो जाता था, पूरा नाश हो जाता, सत्यानाश। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो आप फार्मूला पढ़ते हो वो तभी वैलिड है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहा हो। कुछ बुक वाले बड़े चतरे होते हैं, बहुत चतरे, वो देखो कैसे लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे डेफिनेशन, वो क्या लिखते हैं ध्यान से सुनना, वो क्या लिखते हैं, इस वर्ड को पकड़ लिया उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, देखो इधर इधर ध्यान दो रे, वर्क इज, हाँ वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, आगे लाइन पे along the force, यानी जैसे उन्होंने along the force बोला तो उन्होंने थीटा क्या मान लिया, 0, तो फिर ये फार्मूला सही बोला उसने, फिर वो फार्मूला सही बोला। लेकिन वर्क का असली फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये असली है, ये याद रखो क्या है, ये स्पेशल केस है। चलिए तो ऊपर से हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान से लेंगे इसको और नोट कर लेंगे चीजों को, मिलेगा नहीं, आपको बार बार एक ही डायलॉग मारते हैं, इतने सारा चीज तुमको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, तुमको एक चैलेंज है। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स फॉलो करते, तुम देखते नहीं होगे क्लास में कभी, ये बुक करो, जो चीज जहां बेस्ट है वहां से निकाल के लाते, ताकि आपको सब मिले। देखो तो वर्क मैक्सिमम इतना हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा भाई, दूसरा केस क्या होगा, फार्मूला लिख लीजिए वर्क का ऊपर में, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये मेन फार्मूला है भाई। दूसरा केस क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर खींच रहे थे, यानी कोई इसको फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है। को बोला ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसा है, कहां हो रहा है ऐसे, एग्जांपल बताते जाए इन सबका एग्जांपल बता दे। इसका एग्जांपल पुलिंग ऑफ चेयर, पुलिंग चेयर, एक चेयर को आप पुल करो, पुशिंग डोर, दरवाजा को धकेलो, ऐसा धकेलते हैं, देखो इधर ही जा रहा है, जिधर धकेले उधर ही जा रहा है, सही है, चेयर खींच रहा, ये कहां हो रहा है यार, जा रहा है इधर, फोर्स इधर, याद करो, कोई बता रहा है एग्जांपल इसका, बताइए इसका एग्जांपल कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई जानता है इसका एग्जांपल कि फोर्स उधर लग रहा हो और आप जा इधर रहे, सोचो सोचो सोचो, नहीं तो हम बता देंगे, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, कोई बता रहा है, वॉकिंग, चलो एक एग्जांपल हम देते हैं, कैरिंग स्कूल बैग, क्या है यार, तुम्हारा एग्जांपल ले लिया, तुम्हारे ही बगल में है, तुम्हें को नहीं पता, जब तुम स्कूल का बस्ता उठा के ऐसे ऐसे जा रहे हो तो बस्ता को उठाने में तुम्हारे बॉडी में फोर्स किधर लगाया होगा, ऊपर, जा किधर रहे तुम। चलो और एग्जांपल दे दे, कोई कूली है, कूली मुंडी पे सामान रख कैसे जा रहा, सामान को कहां उठाया उसने, ऊपर धकेल रहा, क्या है यार, कूली कैरी सूटकेस। और बता दें क्या तुम लोग, एक नहीं मिला, हम तुमको 20 दे सकते एग्जांपल। अगला पुलिंग पानी फ्रॉम कुआं पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, क्या बात कर रहे सर, क्या बात कर रहे, अबे देखो देख इधर, ये देखो, ये देखो देखो क्या है, फोर्स किधर लगा रहे तुम, इधर, नहीं सॉरी, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, नहीं, और डिस्प्लेस कहां हो रही है, ऊपर, कितने का एंगल है, 90। और कोई बता रहा है, अभी किसी का दिमाग जग गया हो तो एक एग्जांपल दे दो। नहीं तो फोर्स पीछे लगा रहे हो, पीछे ही आ रहा है, कुछ भी होगा। तो देखो दूसरा केस है, व्हेन फोर्स इज displacement is perpendicular to the force, या when displacement of body is perpendicular to the force, ऐसा लिखना चाहिए, when displacement of body is perpendicular to the force, to the applied force, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री,
और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, F इंटू एस इंटू कॉस 90 0, यानी पूरा वर्क 0 हो गया। लीजिए कोई काम नहीं हुआ। फिजिक्स ने बोला नो वर्क डन, तुम पैसा नहीं देना कूली को, बोलना कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुमने कोई काम नहीं किया। ये देखो फिजिक्स, कूली तुमको बजा देगा झाप, बोले फिजिक्स अपने घर पे रख क्या कि नहीं, जो वर्क डन 0 है भाई, आपका कोई काम नहीं है। सही है। तीसरा एग्जांपल, मतलब तीसरा केस 180 होगा, तुम भी समझ गए। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो फोर्स के। ओके, व्हेन, सोच लो एग्जांपल, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट हो जाए, हम खींच रहे थे इधर, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी इधर जा रहा था। ये कौन है? ये एक बिगड़ा हुआ पोट्टा है। बाप बोल रहा इधर है, वो बोल रहा हम इधर बराबर है। बताओ इसका एग्जांपल क्या है? तुम लोग एग्जांपल लिखने में क्या, तुम लोग फिजिक्स देखते हैं अपने। इधर खींच रहा है कोई फोर्स, जिधर लग रहा है उल्टा जा रहा है। सोचो, कोई नहीं दे रहा एग्जांपल, हम दे दे, जब तक हम आगे करते हैं। कैसे समझने हम? ट्रिगर पे तो तुमने फोर्स लगाया ना, ट्रिगर फोर्स नहीं लगाती गोली पे। हाँ क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कैसे? तुम रबर बैंड को ऐसे खींचे, थोड़ा देखो तो, हम खींचे इधर, गए भी इधर रबर बैंड, हम खींचे पीछे की तरफ गए। कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स? सर पानी की लहर अगर अपन आगे स्विम करें तो पानी अपने को पीछे धकेलती है, अपन फोर्स आगे लगा रहे हैं। हाँ तो तुम पूरा अच्छे से नहीं बोली। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ये बोलना चाहिए। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, देखो हम लिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो लिफ्ट कर दे। जब आप लिफ्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, लेकिन इसको कौन खींच रहा नीचे? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। लेकिन अगर मेरे द्वारा फोर्स देखोगे तो पॉजिटिव, देखना, देखने पे बड़ा फर्क है। जैसे हम उठा रहे हैं तो मेरा हाथ फोर्स ऊपर लगा रही, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। लेकिन अगर हम अर्थ के द्वारा लगाया गया वर्क सोचें, वर्क डन बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा कितना काम हुआ, तो अर्थ का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वो हो जाएगा। सही है, लिफ्टिंग। और ध्यान दिए तुमने? मैंने ध्यान दिया किसी ने? बो एंड एरो भाई, जिधर तुम फोर्स लगाते हो उसके उल्टा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और बताओ, कैरम बोर्ड में भी होता है, ऐसे हमारे टक। चलो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ऐसे। तो थीटा यहाँ पे 180 है बच्चों, 180 मतलब पाई लिखना चाहिए मेरे को, पता है? अगर तुम असली विद्यार्थी 11th के तो पाई लिखना चाहिए तुमको, रेडियन में, बिकॉज एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन, पाई। अब कुछ लोगों को पाई फील नहीं होता, इसीलिए हम लोग 180 लिख देते, क्या करे बच्चे। अब cos 180 याद हो गया होगा, अभी हम उधर बनाए थे, छापे थे तुमने -1, याद कर जाओ नहीं तो पजा देंगे तुमको। ये मिनिमम वैल्यू है, कम से कम cos का वैल्यू कम से कम -1 होता है। तो जब cos कम से कम होगा तो उस समय वर्क भी कम से कम हो जाएगा। तो मिनिमम वर्क कितना होगा? -f इंटू एस। समझा? डायरेक्ट लिख दिए, cos थीटा का वैल्यू -1 डालो तो सामने आ जाएगा माइनस। तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा काम कब होगा या कितना होगा, तो बोलो fs मैक्सिमम। और मिनिमम काम कब होगा? -fs। ओके, अब ये जितना तुम पढ़े सब गलत है। क्यों सर? तो हम तुमको एक बात बताते, ये सब तभी सत्य है जब सत्य भामा है, जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, फोर्स कांस्टेंट हो। थोड़ा समझना इस बात को। आपको पूरा फिजिक्स जो 11th का पढ़ाया जाता है वो एक ही बात बोल बोल के पागल हो गया है। क्या बोल के पागल हो गया? बेटा तो कोई भी फॉर्मूला ना ये यूज ही मत करो, सब में dd लगा के चलो dd बराबर dd लगाइए। आप याद करिए एक्सेलरेशन के, हमने बोला था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। गलत, दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कौन सा ऑलवेज ट्रू है? ये कब है? ये एवरेज का है, यहां से वहां गए तब।
क्या इससे एवरेज निकलेगा? निकलेगा ना यार, निकलेगा, इसको भी निकल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो 10 सेकंड के बाद, कितना तो निकलता है आराम से, इससे सब निकल जाएगा, इससे सब नहीं निकलेगा। तो अब तुम समझ गए होगे। तो वर्क का असली फॉर्मूला कौन है आप याद रखिएगा, ये है DW स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू DS cos थीटा। ओ तेरी बाबा जी, ये है भैया असली फोर्स का फॉर्मूला, स्मॉल वर्क डन। को बोला ये क्यों है, ये क्यों नहीं है? मतलब बेटा तो ये फॉर्मूला तेरा तब लगेगा, देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला तब लगेगा जो फोर्स एकदम फिक्स हो 10 न्यूटन। अब तुम एक फोर्स का नाम बताओ जो फिक्स हो, कोई नहीं है। जितना फोर्स तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो कोई फिक्स नहीं है, सब बदलते हैं। कोई बोला कैसे सर? ग्रेविटेशनल फोर्स तुम जानते होगे, वेट एंड वॉच, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या ये फिक्स है? हैगा फिक्स है। आर चेंज होगा तो चेंज, मास चेंज होगा तो चेंज, क्या का फिक्स है? ये फिक्स ही नहीं है भाई। जब फोर्स फिक्स नहीं है तो तुम्हारा वर्क कैसे फिक्स आएगा? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। चेंज होगा वर्क भी। जब वर्क चेंज होगा तो आप पूरा वर्क कैसे निकाल लिए? W कैसे निकाल लिया आप DW निकालिए, छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। याद रखना इस सब बातों को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये सीख गए तो फिजिक्स आ गया। हम टीचर्स को यही आता है मेन फंडा, बाकी कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद देखो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ लिए, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, उसका भी फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी चेंज होता है, कहां फिक्स है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ये भी चेंज होता है, कहां फिक्स है? कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई फोर्स फिक्स नहीं है कि एकदम हमेशा इतना ही लगेगा, है ही नहीं ऐसे दुनिया में कोई फोर्स। जब फोर्स फिक्स नहीं है तो यू कैन नॉट गेट द फिक्स वैल्यू ऑफ वर्क। तो आप जो बचपन में पढ़ते थे फॉर्मूला ये वाला, वो सत्य होता था। क्यों होता था? क्योंकि उन क्वेश्चंस में क्लियर मेंशन रहता था कि एक फोर्स है वस्तु पे 10 न्यूटन लग रहा। तेरी 10 ही लग रहा, मान लो तुम, वो बदल नहीं रहा। वस्तु जब तक चलते रहेगा जब तक 10 ही लगेगा, बदलना नहीं चाहिए। तब ये फॉर्मूला सही है। अगर फोर्स बदल गया, जो कि बदल ही जाएगा क्योंकि सारे फोर्स वेरिएबल है फिजिक्स में, तब तो आपका फॉर्मूला हो गया गलत, लग गई तुम्हारी तो नहीं, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, याद रखें इस बात को। अभी हम थोड़ी देर में आने ही वाले थे, भले पढ़ा रहे थे, कोई बच्चा ऐसा नहीं यही याद करके फॉर्मूला, अरे इसका सर गलत पढ़ा दिया। चलिए, तो असली वर्क का फॉर्मूला क्या आपको समझ में आ गया होगा? DW इक्वल टू F डॉट DS cos थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। DW क्या बोलेंगे हम? स्मॉल वर्क डन, DS का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, F वेरिएबल भी रख दो यहाँ पे, यानी फोर्स को DS के रिस्पेक्ट। अच्छा, टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है ना? देखिए थोड़ा समझना, तुम बहुत करे हो यार, ये सब कांड बहुत किए। एक्सेलरेशन में ऐसा लिखा था dv बाई dt। देखिए यहाँ पे डिवाइड में d है, जब डिवाइड में d हो तो समझ जाना डिफरेंशिएट करके काम हो जाएगा तुम्हारा, हट जाएगा साइन। अच्छा, जब d मल्टीप्लाई में आ जाए तो समझना क्या करना है? इंटीग्रेट। शायद मिला भी हो बहुत बार। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप दिमाग में पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वर्क का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया, आई जे के में मतलब वेक्टर है। आई जे के में क्या होता है? वेक्टर। पता ही है तुमको, आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वाई, ये सब बातें शायद आपको पता है, टाइम पे बात नहीं करते हैं, सीधे वर्क पे आ जाते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ cos थीटा लगाएंगे, काय को लगाएंगे? कहां दिया एंगल भाई? जब आई जे के में दिया तो ऐसा लगाइए डॉट प्रोडक्ट। आपको डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा, पहले आप लिख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा बच्चों, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? दो वेक्टर का, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से। बड़ा अच्छा है सर, फिर से सुन ले। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ, इंटू करके साइन वाइन के साथ ऐड वैड कर लो। देखो तो 2 इंटू 3 पहला हो जाएगा। फिर दूसरा -3 इंटू -5, साइन प्लस लगा दो, फिर -3 इंटू -5 प्लस, यहाँ पे 2 इंटू 0, यहाँ है लिखे तो 0 के लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 2 3 जा 6 और 5 3 15 प्लस 15 6 कितना हो गया? बताइए 21 जूल आंसर। तुम देख लो स्केलर आ गया स्केलर। कहाँ आई जे के नहीं है ना, तो स्केलर हो गया ना। तो पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। फाइंड वर्क डन बताइए आप बाई फोर्स। एक फोर्स है, फोर्स कितना है? तो 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। विच डिस्प्लेस, इसको समझना, विच डिस्प्लेस, जो पार्टिकल को चला रहा है, कहां से कहां? ये क्वेश्चन हम कराए होंगे ऐसा सब। फ्रॉम 0, -1, 3 टू
5,2,1 ये सब कराए हैं, जरूर कराए हैं। मतलब अब क्या हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट है उससे यहां तक धकेलते हुए ले गए आप। तो बताइए वर्क डन। तो पहले क्या करना है, इस पॉइंट से वेक्टर बना लो। आपको सिखाया गया होगा पॉइंट को वेक्टर कैसे बनाते, कैसे बनाते जल्दी बोल। एक पॉइंट लिखा है, इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे, जल्दी बोल, कैसे बनाएंगे। कोई बोल रहा है, ये पॉइंट लिखा है, इसको हम वेक्टर कैसे बनाएंगे, वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, बोलिए। एक पॉइंट मान लो P हो गया और ये Q हो गया, तो पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी इसको OP भी लिखा जाता है, O फॉर ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर कहां से निकाला जाता है, ओरिजिन से। अगर आपने वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप बोले वेक्टर का लेक्चर दे देंगे, आप देखें। तो पोजीशन वेक्टर OP हो गया। कैसे आएगा, किसी को पता है, कोई बच्चा है जो बता दे। IJK लगा देते हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में क्या लगा देते हैं, IJK। नालायक कहीं के, कुछ आता नहीं। 0i माइनस, इतना वेक्टर पढ़ाया हमने यार, क्या मतलब बना वेक्टर पढ़ा के, -1j + 3k, ये बन गया। याद रखेंगे, जो भी बच्चा नया है या नहीं आ रहा है एकदम डरे नहीं, वेक्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। कैसे करना है हम आपको भी सिखा दे रहे हैं ना। पॉइंट दिया है, वेक्टर बनाना है। अगर 2 कोऑर्डिनेट है तो XY, और 3 है तो XYZ। तो X के लिए I लगता है, Y के लिए J लगता है और Z के लिए K लगता है। तीनों कोऑर्डिनेट लगा देने को हो गया वेक्टर, ये वेक्टर बन गया। पोजीशन वेक्टर, पॉइंट से याद करो, P से पॉइंट, P से पोजीशन, समझिए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, अपने मन से हम Q पॉइंट मान लिए, इसको OQ लिख सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं, IJK लगा दीजिए। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गई है, तो याद करो फोर्स, वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो सोचिए, आप पढ़े होंगे, यहां से यहां धकेल के ले गए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कर लियो डिस्प्लेसमेंट यार। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, PQ। देखो PQ डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, PQ लिखा हमने। तो फाइनल कौन है इसमें, Q, तो OQ माइनस OP, ध्यान देना, समझिए क्या होगा। तो PQ, तो Q वाला पहले लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन पे सोचो तो, पोजीशन में परिवर्तन, यह पोजीशन में परिवर्तन। लिख दो, वैल्यू माइनस कर दो। I वाले में I वाला माइनस हो जाएगा, J वाले में J वाला माइनस हो जाएगा, और K वाले में K वाला माइनस हो जाएगा। देखो 5i में से 0i गया, 5i ही बचाया। अब देखो ये 2j और ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। तो प्लस हो जाएगा ना, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3j। अब देखो ये k है और ये माइनस अंदर जाएगा तो -3k। समझता है, इतने बच्चे तो नहीं होना। तो -3k में से k गया, कितना बचेगा, -2k। ये क्या आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ गया। लीजिए, अब फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या ये पहले सवाल जैसा हो गया, नहीं कर लोगे। वर्क डन कैसे होगा बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स कितना है, ये है 2i - j + k इंटू डिस्प्लेसमेंट 5i + 3j - 2k। जम गया। i वाले को i वाले से इंटू कर लो, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से, आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूबसूरत था। जिसको वेक्टर शायद नहीं आता होगा उसको भी आ गया। कितना अच्छा है, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा नॉलेज आता है। नेक्स्ट चार्ज हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल बताना है। एक फोर्स दिया है इन्होंने, फोर्स कितना दिया बच्चों, 3i + 4j - 5k। यह एक वेक्टर है, यानी फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट दिया है, 5i + 4j + 3k, 5i + 4j + 3k, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन। देखो क्या क्या पूछा है, एंगल पूछा है पहला, और दूसरा पूछा है प्रोजेक्शन। देखो अभी हम सिखा रहे थे, पूछ लिया इन्होंने, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D। ओके ठीक है, सब बताते हैं, टेंशन नहीं है, टेंशन ना, जब तक हमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो कैसे एंगल निकलेगा, इधर आ जाइए, हम बताते धड़ाक से। देखो कैसे निकलेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है बताइए, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे एंगल पूछा है तो भाई एंगल को मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लोग cos थीटा वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला अब हम जो बदलेंगे, देखना कितना अंतर आता है। अब तुमको फील होगा कि मैग्नीट्यूड में और इसमें क्या अंतर है।
अगर हम इसको लिखे तो ऐसा डॉट करते, देखो किए थे, इसको डॉट बोलते हैं। आई को आई से इंटू करना, जे को जे से करना, के को के से करना। अच्छा, अगर हम अब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। तो हम यहां से कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क को हम डिवाइड कर दे किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ एस से। डी लिखो ना, चलता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख देंगे? डी। चला लो बिना काम। चलिए, वर्क कैसे आएगा? वर्क आएगा ना डॉट से। वर्क कैसे आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अभी तो किए थे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क कैसे आएगा? क्या करेंगे बच्चों? डॉट कर देंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करो, वर्क आ जाएगा। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। उसके सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, अंडर रूट। ये सब याद है कि भूल ही गए होंगे ना तुम लोग, गजनी पार्ट 2 हो। तो देखो, वर्क चाहिए तो वर्क के लिए आप इन दोनों को डॉट कर लो, यानी 3i साइड में निकाल दे वर्क। वर्क निकल जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके। देखो, तो आई वाला से इंटू होगा तो 5 3 जा 15, जे अरे तेरी सब सेम सेम है। जे वाला से इंटू होगा 4 4 जा 16, और ये के वाला से प्लस माइनस 5 3 जा 15 15 कट गया, कितना रहा वर्क? 16। चलिए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकाल लेते हैं। सब साइड में इसलिए निकाल रहे ताकि आपको समझे, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? तो ऐसे लेते हैं, अंडर रूट सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 25 50 अंडर रूट 50। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वो भी इतना ही आएगा, देख लो वही सब है, सब 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यानी ये भी अंडर रूट क्या रहा होता है बच्चों? 50। चलो कोई बात नहीं, अब निकल गया। अब cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। वर्क कितना है? 16। फोर्स कितना है? अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, यह आ जाएगा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का रूट क्या होगा? 10। सही है ना? 100 नहीं होगा, 2500 होगा। और इस सीट गलत हो गया। 5 5 जा 2500 बराबर। 2500 में 25 का रूट क्या होगा? 5, और 2 जीरो में से क्या बाहर आएगा? 1 जीरो। अब ये कट रहा है, 2 8 जा और ये 25, यानी अब ये वैल्यूज नहीं निकलेगा। क्या cos थीटा में तुम 8/25 का वैल्यू जानते हो? नहीं। तो कैसा बताया गया करने के लिए? आप थीटा निकालना नहीं जानते तो cos को इधर भेज के छोड़ दो, cos इनवर्स 8/25, इसी से काम हो जाएगा। कोई बोला कैसे? तो cos पता है तो साइन पता चल जाएगा। PBH वाला लॉजिक पढ़े हो ना बचपन में, बढ़िया है सर। अब आते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को हमने कैसे याद किया? परछाई से। मेरा आइडिया सीखोगे, फिजिक्स आसान लगेगा। परछाई ऑफ फोर्स ऑन डी। चलिए सिखाते हैं। यह है डी, यह है एफ। अब देखो, यहां से अगर हम लाइट डालें तो एफ का परछाई इस पे गिरेगा ऐसे यहां पे। तो बताइए, ये एंगल थीटा है, तो तुमने पढ़ा होगा एफ के 2 कंपोनेंट होते हैं। एफ के 2 कंपोनेंट, सटा तो कॉस, हटा तो साइन। तो क्या हो गया? परछाई 8 cos थीटा। तुम परछाई मत बोलो, प्रोजेक्शन ही बोलो। प्रोजेक्शन ऑफ एफ, जिसका प्रोजेक्शन बोलो उसमें कॉस लगा दो। तो चलिए, बन गया प्रोजेक्शन ऑफ एफ। प्रोजेक्शन ऑफ एफ किस पे? डी पे। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ डी बोलता हूं एफ तो डी cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्शन ऑफ एफ हो जाएगा एफ cos थीटा। थोड़ी देर पहले हम बता भी रहे थे, ए बी cos थीटा, उसमें बी cos थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं, परछाई ऑफ बी। किसी का परछाई में cos लगा दिया तो एफ cos थीटा। एफ कितना है भाई? एफ कितना है? एफ का यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो आई जे के पूरा मतलब बैठ देना पकड़ के। एफ मैग्नीट्यूड कितना है बताइए? अंडर रूट 50। cos थीटा का वैल्यू कितना है? 8/25। ये 5√2 हो जाएगा ना। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 2 8/25। 5 से काट दो, 5 बार बस छोड़ दो, 8 अंडर रूट 2/5 जो भी आया। चलिए, ऐसे कर दिया हम लोगों ने। क्लियर हो गया है? जल्दी बता दें तो आपको आई थिंक हमने सारे वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट। हर चीज का एक ऐसा यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, किसी को याद है? मिला है सब, यूनिट एंड डायमेंशन, इसे हम रिवाइज करा रहे हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क
वर्क का सीजीएस यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? टाइम, न्यूटन का टाइम। तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? जूल का अर्ग। अर्ग मिला है ना कि नहीं मिला है? तो क्या फायदा है मिलके, कोई मतलब ही नहीं है, याद ही नहीं रहता। तो 1 अर्ग में कितना जूल होता है ये भी याद होगा, 10 का पावर 7। 1 अर्ग में कितना जूल होगा? 1 अर्ग में कितना जूल होगा, या 1 जूल में कितना अर्ग होगा? उल्टा बोल दिया। 1 जूल में कितना अर्ग होगा, क्योंकि अर्ग छोटा है, तो 10 का पावर 7 अर्ग। जैसे किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, वैसा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी? ओके, बढ़िया है। एक और नोट आप ध्यान दीजिए इस पे, एक और नोट है बच्चों। क्या नोट है? क्या नोट है? क्या नोट है? इसका एक और यूनिट आपको दिखेगा वर्क का, एक और यूनिट आपको दिखेगा। वर्क है सर, एनर्जी का है, छोड़ दो, ये नहीं मिलता है। चलिए तो टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ लेते। टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ने से पहले हम आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में ले चलेंगे। जिसने भी मेरा बेसिक मैथ नहीं देखा है, बहुत बड़ी गलती किया तुमने, देखना चाहिए था। अभी भी आप लिंक मांग के देख ले। देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमने पढ़ा होगा ऐड, क्या था? ऐड शुगर टेक कॉफी, यानी ए से ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें एस फॉर शुगर यानी साइन वाला पॉजिटिव, इसमें कॉस वाला पॉजिटिव, इसमें टैन वाला पॉजिटिव। नहीं, ऐड शुगर टेक कॉफी है ना, यहाँ कॉफी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है। जब एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ भी होगा तो उस समय कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए, टाइप ऑफ वर्क पढ़ने से पहले आप वर्क का फॉर्मूला देखिए। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। पूरी जिम्मेदारी कॉस पे ही है वर्क की। तो जब कॉस थीटा 0 से 90 के बीच हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, सब क्या रहता है? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा, सोचो, जब ये पॉजिटिव होगा तो वर्क भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, जब ये 90 हो जाएगा तो वर्क कितना आएगा? 0। अच्छा, जब ये 90 से 180 होगा, जब ये 90 से 180, कोई बोला सर 270 में क्यों नहीं ले रहा? बोले बेवकूफ कहीं के, ये चीज तुम्हारा मैथ से नहीं है, ये फिजिक्स है। अगर फोर्स इधर हुआ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ तो हम इतना घूम के एंगल थोड़ी लेंगे। हम ये वाला ले लेंगे, समझना। 180 से ज्यादा एंगल इधर नहीं होता, चलता नहीं, चलता नहीं, ऐसा घूम के हम नहीं लेंगे एंगल, ऐसा ले लेंगे। तो समझना इस बात को। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो बच्चों कॉस थीटा निगेटिव होता है। मतलब जब थीटा 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा तो निगेटिव होगा, उस वक्त वर्क भी निगेटिव आ जाएगा। और यही आपको पढ़ा दिया गया। कोई बोले सर आप इसके पहले भी वही पढ़ाए थे? बोले नहीं, गलत मत बोल लौंडा, हमने तुमको मैक्सिमम मिनिमम वर्क पढ़ाया था। देखो 0 से प्लस होगा 90 तक, ये बात हम माने, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कब होगा? प्लस में है भाई, प्लस में 1 भी है, प्लस में 2 भी है, प्लस में 3 भी है, बड़ा कौन है? 3। वैसा समझो आप। वर्क यहां से यहां तक आपको हमने पढ़ाया, पॉजिटिव हमने ये भी पढ़ाया, 0 पे पॉजिटिव होगा, 180 पे निगेटिव होगा, पढ़ाया ना? यहाँ 0 पढ़ाया, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले स्पेशल केस में। कोई बोला सर डबल पढ़ा रहे हो, बोर्ड मत करो। अरे भैया थाम जा, हमने आपको पढ़ाया ज्यादा वर्क कब होगा? जब 0 हो। सबसे कम कब होगा? जब 180 हो। अच्छा, जब 150 हो तो भी निगेटिव वर्क है, बट वो मिनिमम नहीं, उससे कम और हो सकता है। क्लियर है? 90 से लेकर के 100, 110, 120, 100 कितना भी एंगल हो तो आंसर तो माइनस नहीं आएगा, निगेटिव वर्क बोला जाएगा, बट दैट विल नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क। मिनिमम के लिए आपको क्या करना है? 180 पे जाना है। क्लियर हो गया? आई थिंक हो गया होगा। यही 3 टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। पहला होता है बच्चों पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 0 से ले लो, 0 पर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ इक्वल लगाए, देखना ध्यान से, यहाँ इक्वल लगाए बच्चों, ध्यान देना एक एक बातों पे, बड़ा बारीकी से देखना है। से लेस देन 90 पे इक्वल मत मार देना, नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल मारे सत्यानाश। ये है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा देन वर्क भी पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कब होगा? वर्क पॉजिटिव में मैक्सिमम देखा जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब थीटा
0 होगा। कितना वर्क होगा? Fs। जब थीटा कितना होगा? 0। ये भी पॉजिटिव नहीं आता है बट एक खास एंगल है। दूसरा आ जाएगा बच्चों निगेटिव वर्क। एंगल इज एक्यूट एंगल, तो चाहो तो पॉजिटिव वर्क में लिख सकते हो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड, मेरे को आदत हो गई यार डिस्प्लेसमेंट एस लिखने की, चलो ला लोगे तुम लोग काम, कभी एस कभी डी हो जा रहा है, बुक में डी लिखा है ना। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, एक्यूट मतलब ही होता है लेस देन 90, 90 नहीं लिख सकते आप। निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क में क्या लिख लोगे? इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डी लिखो यार, हमें चेंज करते हो अपना आदत। जब हम एस लिखेंगे तो मेरे को बोलना तो डी से ठीक रहता था। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। अब देखना, अब थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 90 और बट लेस देन इक्वल टू 180। हाँ यहाँ इक्वल मारा आपने, cos 180 भी -1 ही होता है, निगेटिव। इस केस में वर्क आपको निगेटिव मिल जाएगा। क्यों निगेटिव मिलेगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है बच्चों, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? निगेटिव, तो वर्क इज निगेटिव। इसमें मिनिमम आएगा, जब कोई चीज घट रहा है माइनस में है तो सबसे कम भी होगा कभी ना कभी, तो कब सबसे कम होगा? तभी होगा -Fs, जब थीटा 180 डिग्री। ये सब हमने पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं बच्चों तीसरा और आखिरी कहानी, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन जब थीटा 90 डिग्री हो, बस एक ही बात, इसमें कुछ बकवास नहीं। cos 90 डिग्री 0 होता है। तो अब देखिए वर्क कितना आ जाएगा? Fs cos 90 यानी 0। ग्रेट। चलिए ये सब आपको सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सब बहुत इजी काम है, नहीं भी सीखेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं है। अब हम लोग आते हैं, ये जो आपने पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला नोट कर लिए, मिटा दे तो हम ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए वर्क का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा, मिटा दें। चलो तो अब अगला हेडिंग लगा दे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, तो ज्यादातर फोर्स, आई एम नॉट टेलिंग 100%, ज्यादातर फोर्स बच्चों जो होता है आपके लाइफ में सब वेरिएबल है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, दोनों केस में फोर्स बदल जाएगा भाई। कहीं कहीं तो वैल्यू नहीं बदले, डायरेक्शन में बदल गया, कुछ भी बदल गया, तो कहानी तो आपकी बदल जाएगी। तो समझेंगे इसको। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इतना नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखो यार, कम में बम नहीं करो तुम लोग यार। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स क्या है? वेक्टर है, ऐसा लिखते हैं, चलता क्या? वेक्टर है। वेक्टर में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले फोर्स बदल जाएगा। मोस्टली ज्यादातर फोर्सेस आर वेरिएबल, ज्यादातर फोर्सेस जो है बच्चों वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम जो जो जानते हो लगभग वेरिएबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। पागल कर दिया इन्होंने, पढ़ा दिया। तो सब फोर्स लगभग वेरिएबल ही होता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, स्प्रिंग फोर्स भी एक होता है, मिलेगा इस चैप्टर में। फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, सब फोर्स बच्चों वेरिएबल होता है ज्यादातर, 100% नहीं बोला तो एक दो कांस्टेंट हो सकता है। तो जब वेरिएबल फोर्स है तो यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला, आई हैव टोल्ड दैट। तो हमने जो पढ़ा था F इक्वल टू Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला कब लागू है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड, यहां लिख लो, इट इज वैलिड बेन फोर्स कांस्टेंट। और ये तो कोई है नहीं, यानी ये फॉर्मूला सही नहीं है। यानी ये फॉर्मूला सही नहीं है, तो फोर्स कांस्टेंट बहुत कम लोग है ही नहीं, यानी हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए।
चलिए इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से, इसका ही ग्राफ पहले ही बताना चाहिए, अभी हमको याद आ रहा है। देखिए अगर हमने ग्राफ बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर हमने ग्राफ बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा ध्यान देना, ग्राफ में दो ही चीज निकलती है, एक स्लोप और एक एरिया, याद होगा। ग्राफ में दो ही चीज निकलता है, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप जब हम निकालते हैं तो डिवाइड किया जाता है वाई कोऑर्डिनेट को एक्स से, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, कुछ है नहीं है, नहीं है। फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कुछ है नहीं है, कहां है, कहां है। अच्छा दूसरा ग्राफ से निकलता है एरिया, एरिया में मल्टीप्लाई होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलिए कुछ है ना, वर्क है। तो बताइए वर्क कैसे निकलेगा ग्राफ में, तो ग्राफ में निकलेगा एरिया से वर्क, थोड़ा समझना। तो ये देखो ये फोर्स हमने कांस्टेंट फोर्स है, थोड़ा फील करो इसको, 10 न्यूटन, हर जगह 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहां तक, ये 5 मीटर तक। तो आप एरिया बड़ा आराम से निकाल लोगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जब आप निकालोगे, इससे निकल जाएगा वर्क। यहां पर इस ग्राफ में फोर्स कांस्टेंट है, दिख रहा है ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई 10 ही है। यहां पर फोर्स कांस्टेंट हो गया, एक एग्जांपल ही बना लो, लगे तो नहीं तो तुमको यहां पर एग्जांपल ही समझ के बना लो, यहां पर एग्जांपल ही समझ के बना लो। फाइंड वर्क कोई बोला तो वर्क हम निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेंगे कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ मार दो, लेंथ है 10 और ब्रेथ है 5, आ गया 10 बचे 50 न्यूटन। बड़ा मुंह बना बना के तुमने किया भैया, ये तो बड़ा मजा लूट लूट के तुमने किया। क्यों किया तुमने, जब फोर्स कांस्टेंट था जब ना कर लिया। अच्छा अब अगला ग्राफ देखो, बना के दिखा दो, तब हम जाने ना तुम असली सिकंदर, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरत है इस फॉर्मूले की, ये क्यों गलत है, ये हम क्यों बोल रहे हैं हर जगह नहीं लगेगा। चलिए आते हैं हम अगले फॉर्मूले पे। एक फोर्स है जो वेरिएबल है भाई, वेरिएबल मतलब कम ज्यादा होता है, वो ऐसा ऐसा ऐसा। अब बनाइए, अब आप बना के दिखाइए, यहां तक हम डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताते हैं कि 10 मीटर। अब आप एरिया निकालो, एक बच्चा ऐसा घेर दिया एरिया, ये कौन सा फिगर है, ऐसा पढ़े हो, रेक्टेंगल ट्रायंगल का है, कुछ नहीं, एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा, एरिया नहीं निकलेगा तो ग्राफ से वर्क नहीं निकलेगा भाई। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हुआ भाई, अगर फोर्स वेरिएबल है तो तुम तो एरिया निकाल ही नहीं सकते, एरिया नहीं निकाल सकते तुम ये नहीं निकाल सकते बराबर क्या वैल्यू। यहाँ पे फोर्स अलग अलग है भाई, हर दूरी पे फोर्स कम ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे फोर्स, ऐसे बढ़ा फिर कम हो गया, ऐसा चल रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया, देख लो यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। अब इसकी जरूरत को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे, ध्यान समझना। ये फोर्स जब कांस्टेंट है तभी वैलिड है ये, यहां पर भी हमको एक एग्जांपल करके दिखा दिए, बराबर है कि। अच्छा अब एक जो भी थे फिजिक्स बनाने, उन्होंने एक आइडिया निकाला, क्या बोला उन्होंने कि इसको एकदम पतले पतले पीसेस में काट दो, देखना समझना, एकदम पतला एक पीस काटा उन्होंने इस चाकू से, एकदम पतला सा पीस, और ये पूरा पूरा मान लो यहां से यहां पूरा डिस्प्लेसमेंट x है, यहां से यहां पूरा डिस्प्लेसमेंट x में बना रहे 10 मीटर है 50 मीटर है जो भी, तो उसका एकदम छोटा सा टुकड़ा, एकदम इतना सा, दिखना भी नहीं चाहिए, इतना पतला, जैसे आप वो सब्जी काटते हैं वैसे उससे भी पतला, एकदम पतला 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 काटो, इसके पूरे टुकड़े करते जाओ पतला पतला। एक टुकड़ा ले लिया हमने, समझना एक टुकड़ा पे, तो एक टुकड़े की ये लेंथ जब पूरा x है तो इस छोटे टुकड़े को इन्होंने क्या बोला, dx। एक पूरा टुकड़ा x है तो छोटा टुकड़ा को हम क्या मानेंगे, d। d क्या शो करता है फिजिक्स में या मैथ में, d मतलब होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब वेरी स्मॉल, याद रखना इस वर्ड को। जो पहली बार आया है, कोई हो सकता है पहली बार देख रहे हो दुनिया dx की, तो बड़ा बोर करता है भाई, बड़ा माथा पगलाता है, ये dx कहां से आ गया, तो हम आपको एक एक चीज बताते हैं। तो dx क्या है बच्चों, डिफरेंशियल, एक्चुअल मीनिंग तो डिफरेंशियल होता है, हम लोग इसको समझते हैं अपने भाषा में वेरी स्मॉल, ओके, बट हकीकत में डिफरेंशियल है, वेरी स्मॉल, तो dx हो गया। अच्छा इस केस पे मान लो जब dx है तो कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, एक्चुअली फोर्स तो कुछ बदल रहा है यार, तो फोर्स बदल रहा है, जैसे यहां पर तुम देखो तो F2, यहां पर F3, यहां पर F4, हर जगह F है, तो यहां पर हमने मान लिया F1 फोर्स है, इस जगह इस पॉइंट पे कितना फोर्स है, F1 है, वो पॉइंट के बराबर है, तुम टेढ़ा मत देखना,
मतलब वो इतना पतला रेक्टेंगल है, इतना पतला, उस जगह पे फोर्स का एक ही वैल्यू होगा। एकदम एकदम 1 सेकंड से भी छोटे समय पे कुछ फोर्स लग रहा था। देखो फोर्स वेरिएबल है, बट अभी लगा 10, फिर अगले सेकंड 11 न्यूटन, तो 1 सेकंड पे जब हम सोचे तो फिक्स है ना 10 है। हाँ हाँ है सर है। इस क्षण dx क्षण पे जो फोर्स है वो F1 है। फिर अगले dx पे मान लो हम यहां आ गए, सबका dx पे अलग अलग, यहाँ एक और dx काटो, मतलब हमने क्या किया, पूरे x को 100 पीस में काट दिया, चप 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 चप, ऐसा बारीक बारीक dx, और हर dx पे फोर्स ले लेंगे, हर dx पे अलग अलग फोर्स है। देखना हर dx पे अलग अलग फोर्स है, यहाँ F2 है, तो इसको और ऊपर करो समझाने के समय। फिर एक और dx हमने लिया, देखना तुम तक पहुंच जाए तो मेरे को सूचित करे कि हाँ सर समझ गया, नहीं पहुंचे तो भी बोलना नहीं पहुंचा, तब मेरे पढ़ाने का मकसद कंप्लीट होगा। ये dx, ये भी dx, सब मतलब हमने इतना दूर दूर नहीं काटे, एकदम चिपका चिपका के काटे। हम तुमको समझाने के लिए दूर दूर ले रहे हैं, नहीं तो चिपका देंगे तो समझेगा नहीं ना। मतलब मेरे पास एक ऐसा ब्रेड जैसा है पतला, हम उसको सब 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 एकदम बारीक बारीक पीस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ लो, हम तुमको बता देंगे कहां से फॉर्मूला आया। तो dx 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 के हमने इनफाइनाइट पीसेस कर लिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं हम लोग x, या d रखो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। x लिखो, d लिखो, मीटर यूनिट होना चाहिए। इनफाइनाइट हम पीसेस में काट लिए, और हर पीस पे अलग अलग फोर्स है। यहाँ F2 है, यहां जब इस पीस पे देखे तो F3 लग रहा था, इसी तरह। तो हमने क्या बोला, हम वर्क निकाल सकते, कैसे हर जगह वर्क निकाल लो। मतलब इस dx में ध्यान से देखो, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर dx and a small displacement, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, तो उसको हम dw लिखें, dw1। वर्क का फॉर्मूला क्या पर आएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो F1 लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx है, समझना। आंखों निकाल रहा बैठ के। फिर दूसरी बार फिर वर्क डन लेंगे हम, दूसरे छोटा सा पीस में, उसमें भी वर्क डन हुआ है, तो उसमें फोर्स F2 है और dx फिर से। फिर तीसरे का वर्क डन लेंगे, क्या करेंगे, F3 इंटू dx। सोचना, मतलब हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो x मीटर गए थे, उस x मीटर को बहुत छोटे 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 टुकड़े में तोड़ा, हर टुकड़े का वर्क डन निकाले, और हमको टोटल निकालना है। क्या करेंगे बताओ, इन टुकड़ों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ गया ना। हर dx 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 को ऐड कर दो, पूरा x बनता था। तो टोटल वर्क करने के लिए, टू गेट टोटल वर्क, ये कब तक करेंगे, बहुत n बार कब तक करेंगे ये काम, n टाइम्स, जितने बार हमने पीस किया होगा। टू गेट टोटल वर्क डन, डॉट डॉट लगाना है। हमको अगर टोटल वर्क डन चाहिए यहां से यहां तक, तो हम क्या करेंगे भाई, सारे dw को ऐड कर लेंगे, dw1 प्लस dw2 प्लस dw3, इसी ऐड करने के लिए मैथमेटिकल का एक ब्रांच बनाया गया, याद रखना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब होता है ऐड, मतलब इसको ऐड करना है भाई, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बना दिया इन्होंने। क्या बोला भाई, ऐड करना है तेरे को, इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेट मतलब ऐड होता है, किसका इंटीग्रेशन का, dw का। कहां से कहां तक तेरे को ऐड करना है, हमने बोला ये देख 0 से चालू कर और ये x मीटर तक ऐड कर दो। ये देखो लिमिट डाला गया इसमें, 0 to x। वाओ, दिस इज द इंटीग्रेशन कम्स इन मैथ्स। हर बहुत सारी चीजों को अगर ऐड करना है तो आप इंटीग्रेट करो डायरेक्ट, वेरिएबल चीजों को। क्लियर हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dw का वैल्यू डाल दो। dw का वैल्यू क्या है, F1 F2 F3 सब अलग अलग है, सबको ऐड करके हमने एक f नाम दे दिया, f dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। वाओ सर, समझ में आ गया आपको इंटीग्रेशन कहां से आई, आ जाना चाहिए, नहीं आया जल्दी बता दो, आ गया ना। तो ये ऐड करने के लिए ही इंटीग्रेशन आया था, ठीक है। तो वेरिएबल जो फोर्स था, देखिए हमने इसका आइडिया वैसा बनाया है, ये फोर्स था वेरिएबल। हम ऐसे एरिया नहीं निकाल सकते थे, रेक्टेंगल कुछ बन नहीं रहा, ट्रायंगल रेक्टेंगल ऐसे बनता, मान लो रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल तो बड़ा आराम से एरिया निकल जाता, फार्मूला हमारे पास, कोई सिमेट्रिक फिगर बनता तो अच्छा सा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जब वेरिएबल फोर्स है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ होगा नहीं, ऐसे ऐसे मोड़ मार के जाएगा भाई, वेरिएबल है, कभी फोर्स ज्यादा कभी कम कभी,
तो क्या करना है, तो आप इसके बहुत सारे पीस करो, पूरे डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो हर पीस का नाम dx dx दे दिया हमने। तो छोटा छोटा वर्क, थोड़ा थोड़ा वर्क निकालना, थोड़ा थोड़ा, अपने भाषा में हम लोग बोले थोड़ा थोड़ा निकालो, सबको ऐड करो। तो इस थोड़े वर्क को ही dw बोला गया। dw निकालिए, सबको ऐड करिए। इस ऐड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या बना, इंटीग्रेट करो। यार ये ऐड वैड करते हुए पागल हो जाओगे, इतना सारा करोगे तो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, आपको कहां से कहां ऐड करना है तुम बताओ हमको। 0 से 5 मीटर तक का वर्क डन बताओ, 0 से 10 मीटर, तो हम यहाँ 0 से 5, 0 से 10 में इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू डाल दिया हमने वर्क का f into dx। चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम लोग का। मिटा दे ये सब, ठीक है बच्चों। बाय वेरिएबल फोर्स, इसको ही याद रखो ना यार, इसको ये देखो समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, देखो dw इक्वल टू f डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट है भाई, यहाँ पे डॉट वर्ड मत भूल जाना। ये स्मॉल वर्क डन निकला, क्या निकला इससे, स्मॉल वर्क डन। अब कोई बोला टोटल चाहिए, टोटल वर्क डन w, तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इसको इधर जो लिखा है। समझ में आ गया, नहीं समझा? आप एक काम करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, समझना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑफ dw भी करो, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx भी करो। तो शायद तुम पढ़ो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, w, और f कब करेंगे अभी हम, समझ में आया? तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। इसको क्यों नहीं हम लिख रहे हैं बाहर निकाल के, क्योंकि हमको f का वैल्यू नहीं पता, f बाई बदलने वाला है, इसका वैल्यू दो तो पता चलेगा, और इसमें लिमिट डालना पड़ेगा। कहां से कहां, x का लिमिट आता है, x का लिमिट x1 से x2, x1 मतलब इनिशियल पोजीशन, x2 मतलब फाइनल पोजीशन। समझ लो, x1 को क्या बोलेंगे, जहां से स्टार्ट किए। जैसे वो ग्राफ में देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, हमने 0 से x लिया था, कोई जरूरत हो है 0 से चालू हो, कैसे हो सकता है। और x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। समझ में आ गया होगा बच्चों कि नहीं आ गया, जल्दी बता दें, इतनी बातें नहीं आया होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे, पक्का आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला है फाइंड वर्क डन टू मूव ए पार्टिकल, टू मूव ए ऑब्जेक्ट होगा, पार्टिकल कैसे मूव करेगा, फ्रॉम ओरिजिन टू 5 मीटर इन x एक्सिस। फोर्स है इसमें 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो क्या ये वेरिएबल फोर्स है, यस सर। क्यों, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 0 डाले तो अलग फोर्स आएगा, x का वैल्यू 1 डाले तो अलग आएगा, x का वैल्यू 2 डाले तो अलग आएगा, यानी ये फोर्स हर जगह अलग अलग है, तो वेरिएबल। और अब सिर्फ 7 दे दे तो कांस्टेंट। ओके, तो अब आपको वेरिएबल फोर्स दिख गया, तो ये फार्मूला लाइए, टपका दीजिए। देखिए पहले चाहो तो ये लिख सकते, लेकिन लंबा लतीफा होगा, डायरेक्ट चलेगा नहीं, डायरेक्ट चलेगा क्या, चलेगा सर। अच्छा, ओरिजिन से चालू किए 5 मीटर गए, समझ रहा होगा। तो देखिए आप लिखिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, देखना डॉट है तो cos थीटा भी आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ गए तो थीटा कितना, 0 डिग्री। समझो इधर गए, फोर्स भी इधर, गए भी इधर, फोर्स भी इधर, गए भी इधर। बोला फोर्स इधर कैसे पता, अबे x में फोर्स है, x एक्सिस में गए होंगे तभी x में फोर्स है, तो cos कितना हो जाएगा, 0। cos कितना हो जाएगा, इसमें cos थीटा छुपा है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलो एक लाइन और करेंगे, रुक जाओ। फोर्स भी x एक्सिस की तरफ लग रहा है, फोर्स भी जो लग रहा है अलोंग x एक्सिस लग रहा है, याद रखेंगे। और जा भी रहा है x एक्सिस की तरफ, मान लो हम y की तरफ चले जाते फोर्स तो 0 होता, 90 या हम कुछ एंगल से जाते तो फिर अलग कहानी, तो cos थीटा भी देना पड़ता। देखिए तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, W इक्वल सॉरी x1 से x2 लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, ठीक है। चलिए फार्मूला तो आ गया है। ये क्यों नहीं है सर, अबे ये ओरिजिन से चलेगा तो 0 to x, कोई जरूरी ओरिजिन चले, यहां से चलता तो ऐसे, तो फिर कहीं से ग्राफ बन सकता था ना। कुछ कसम खाओ तुम ओरिजिन से लोगे, तो ध्यान देना इस बातों पे। तो अब हम लोग निकालते हैं वर्क, सबका वैल्यू टपका दो। फोर्स का वैल्यू कितना है, ये है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx।
कहां से कहां गए हो। देखो हमने बोला था x1 से x2, x1 है आप शुरू में कहां थे, शुरू में पोटा था ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब कितना होता है 0, और बाद में 5 मीटर पे चला गया, यहाँ पे क्या ले लो 5। क्या आपको इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता है। गो टू द बेसिक लेक्चर, लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिक लेक्चर, राइट। नहीं आता, ध्यान दे। हम आपको बता रहे हैं एक ही इंटीग्रेशन का कुछ चीजें आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन में। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x लग जाता है। मतलब किसी भी चीज का इंटीग्रेशन के लिए नंबर को हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ सुनो ऐसा करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा x। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा, x कितना होगा इंटीग्रेशन, x का पावर 2/2। कैसे तुमको हम आइडिया बताते हैं। x का पावर 1 है, फॉर्मूला क्या है देखो, x का पावर n dx। देखना dx हमेशा लिखा जाता है, dx क्यों, ये बताता है कि इंटीग्रेट करना है। जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए d/dt लगाते हैं, उसी तरह इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाना जरूरी है, मल्टीप्लाई में dx। हम अभी बता रहे थे मल्टीप्लाई में dx है तो इंटीग्रेट, और डिवाइड में है तो डिफरेंशिएट। ये वो बच्चा सुनेगा ध्यान से जो बायोलॉजी वाला है, फिजिक्स जिसको मैथ नहीं है, नहीं तो मैथ्स में तो बहुत डिटेल में है, तुम टेंशन मत लो। जो हम बता रहे हो 100% सही नहीं है, मैथ्स में पूरा नहीं लगेगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो देखेंगे x का पावर n का इंटीग्रेशन है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये रूल है भाई। पावर जितना है उसको एक बढ़ा दीजिए डिवाइडेड बाई उसी से। देखिए तो पावर 1 है तो एक बढ़ा दे 2 डिवाइड, आ गया, आया। अच्छा ठीक है, ये चीजें आना चाहिए। चलिए तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में, सब में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, सब में dx भी लगेगा। देखो 7, ये dx को अंदर आने दो, 7dx माइनस 2x dx प्लस 3x² dx। अगली बार इतना हम नहीं करेंगे, और सब में ये इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो, ब्रैकेट खुल गया। सब में ये वैल्यू भी लिख दो, 0 से 5। आप लिखना यार, बहुत टाइम बर्बाद करना, सब में लिखना। अब नंबर को बाहर छोड़ देना, नंबर मतलब कांस्टेंट, जिसमें भी x नहीं है। देखो d किस में लगा है, x में। शादी किसकी है, मैं ऐसे एग्जांपल दिए होंगे, शादी किसकी है, x की, तो दूल्हा कौन बनेगा, x, दूसरा यानी x वाला अंदर, बाकी लोग चलो बाहर है, मंडप से बाहर इंतजार करो। तो ये बाहर आई है मंडप से, तो 7 बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ क्या बचेगा, dx। यहां कौन मंडप से बाहर जाएगा, 2। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहां कौन मंडप से बाहर जाएगा, 3। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। चलिए करो खटाखट इंटीग्रेशन यार। देखो तो 7 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को छोड़ दो, x का पावर 2/2 प्लस 3 x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 3/3। पावर एक बढ़ा देना है, उससे डिवाइड भी मारना है, पावर एक इंक्रीज हो जाएगा n+1, और उसके बाद ऐसे घेरना है, और नीचे जो लिमिट जो है यहां लिख दो 0 और यहां लिख दो 5। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। कैसे, अपर लिमिट, पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे सभी जगह, फिर माइनस करके फिर नीचे वाला। याद रखेंगे इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी सभी जगह x के जगह 5 पुट करिए, यानी 7 × 5 माइनस 2 तो कट गया है, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 कट गया, प्लस 5 का क्यूब, ये हो गया अपर लिमिट डाल दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो 0 0 0, तो 0 हो गया। 3 बार 0 लिखे क्या फायदा है, 35 माइनस 25 प्लस 125 कितना आ रहा है, ये 10 हो गया, 135 जूल। तो आपको अब फील हुआ होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, कैसे होता है। वेरिएबल फोर्स ऐसा होता है क्योंकि बदल जाएगा, कैसे निकालना है वर्क डन वेरिएबल फोर्स का, क्लियर हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, जल्दी हाँ ना बताओ, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा ही था, देखिए आप वर्क डन का फॉर्मूला याद कर जाइए वेरिएबल फोर्स का, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2। x1 जहां से चालू किए हैं, 2 से चालू किए हैं, देख लीजिए। ये लिमिट बाद में भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और ये 5 शुरू में बस दिखावा के लिए रख दो, और f का वैल्यू। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बच्चों, थोड़ा सा क्या करेंगे, डायरेक्ट। अभी हम पिछली बार क्या किए, अंदर ले गए, अरे बड़ा किचकिच हो गया। डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट आओ। कैसे कैसे, देखिए 3 को छोड़ देना है, छोड़ दिए। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो क्या होगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3
पिछली बार हमने क्या किया, अंदर ले गए, dx अंदर लाए, क्या कर लिया तुमने करके वो सब। पहली बार था इसलिए हमने बता दिया कि 3 बाहर गया, ऐसा ऐसा। अभी बार बार वैसा नहीं। माइनस 2 को छोड़ दिए, सही है, छोड़ दो, नंबर को छोड़ दिया था, कांस्टेंट को छोड़ देते, नॉट नंबर, बिना x वाले को छोड़ देना, रटना मत कि नंबर को छोड़े। कोई क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा सामने वाला, ax², लग गई फिर तुम्हारी, a को छोड़ना पड़ेगा, x छोड़ के सबको बाहर करो, धकेलो बाहर। 2 को लिख दो जैसा के जैसा। x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2/2। 8 को छोड़ दीजिए, इंटू यहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां इंटीग्रेशन किसका होता है, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। हो गया इंटीग्रेशन खत्म। ब्रैकेट लगाइए, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 5, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब बच्चा कंफ्यूज, अपर लिमिट का क्या करे भाई, इसमें सब जगह पहले 5 डालिए ब्रैकेट, फिर सब जगह 2 डालिए, माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट, ये हो गया अपर लिमिट। कुछ नहीं, सब जगह इसके जगह 5, बस जैसा है वैसा छापा है, और फिर बीच में माइनस, और फिर सब जगह इसके जगह पर 2 2 2 2 2। अरे यार ये छूट गया यहाँ पे, नहीं बस इसको सॉल्व करिए। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 8 × 5 = 40, 8 4 16, 20 में से 8 गया, कितना बचेगा, -12, अब ये कितना है, 7, 65 हो जाएगा वो। -4 आ रहा है, -12, 16 4 20, 20 में से 8 गया, बराबर। $72 जूल, सही है, ग्रेट जॉब। देखा तो इस बार टेस्ट में ध्यान देंगे, इस बार टेस्ट में हमने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, यहाँ पे स्प्रिंग की कहानी बड़ा समझाते हैं दिल से। तो ये एक स्प्रिंग है, अभी ये यहां पर है, यहां पर एक मास जोड़ा हमने, अभी ये जिस जगह पे है उसको हम मान लिए रेस्ट, इसका x = 0, 0 पोजीशन, यहां से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब क्या किया हमने कि इस स्प्रिंग को हमने, स्प्रिंग को खींच दिए, एक बाहर का फोर्स लगाए, उसको ऐसे हमने स्ट्रेच किया, ऐसे ध्यान से समझना, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। लेकिन तुम लोग बोलते नहीं ना यार, बोलते हो तब तो मेरे को पता चलेगा कि कौन लौंडा सही सोच रहा है। अब ये मास यहां आ गया खींच के भाई, ये इसका मीन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, मीन, यानी बीच का, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे फोर्स 0 हो जाए, या रेस्ट, ये सब पोजीशन है, ठीक है। अब ये इधर चला गया, फोर्स इधर लगा इसमें, कोई बता सकता है, नहीं सुनिए, हम इसको खींचे हैं बाहर के फोर्स, इस फोर्स को मत दिखाओ। अब ये डिस्प्लेस इधर हो गई, इधर की तरफ इसका क्या हो गया, x, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बताओ स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, मेरी बात को सुनना। एक लौंडा बोला क्या, इधर, अरे यार इधर हम लगा रहे हैं, स्प्रिंग नहीं लगा रहा। स्प्रिंग किधर लगा रहा है, हेडिंग का है, स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स, तुम्हारे द्वारा नहीं। तो स्प्रिंग किधर लगा रहा है फोर्स, इधर। स्प्रिंग तो भाई इधर खींचता है, क्यों, तुमको हम एक बात बता दे, कोई भी वस्तु अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है, पेंडुलम की तरह टुंग 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 टुंग, तुम ऐसे धकेल दिए, उसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वापस आएगा, फिर इधर गया वापस आएगा, भाई इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है, वहां पे वो स्थिर रहता है। तो ये स्प्रिंग ने इधर खींचा आपको, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उल्टा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो तो नेगेटिव लगता कब है, हाँ। अच्छा, अब ये यहां आएगी तो यहां रुक जाएगी, नहीं,
नहीं नहीं नको, ये रुकेगी नहीं, इधर चल जाएगी, ऑसिलेट करेगा, डिक 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 डिक, ऑसिलेशन होता है। स्प्रिंग क्या करती है? ऑसिलेट करती है। अच्छी बात है। अब ये यहां पे वापस आएगी फिर से, बट ये रुकेगा नहीं, यहां पर वापस आ गई फिर से, बट ये इधर ही जाएगा। अब ये इधर जाएगा, एक्स निगेटिव में जाएगा, समझता है ना? एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब जब ये इधर जाने लगेगा, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो इसको जाने दो, मुझे जाना है। हाँ जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। इधर चला है एक्स निगेटिव, लेकिन अब इस इधर दब गया तो स्क्रीन धकेलेगी वापस। तो अब किधर फोर्स लग रहा है इसमें? इधर आया, किधर? इधर आया, किधर? इधर। इधर आया और ये जा रहा है इधर, फोर्स इधर लग रहा है। यानी स्प्रिंग के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा दोनों क्या होता है? उल्टा। ये कौन सा केस है? कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। और ये कौन सा है? स्ट्रेच। स्ट्रेच बोलेंगे। और ये रिलैक्स है, मतलब इलोंगेशन। इलोंगेशन, खींचा गया है। तो अब तुम ध्यान से समझना, तुम स्प्रिंग तो यूज किए होगे। अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़े तो स्प्रिंग धीरे खींचेगी, थोड़ा और खींचे तो और खींचेगी, और खींचे तो और खींचेगी। जितना तुम इसको खींचोगे, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। क्या तुम सहमत हो इस बात से? यस सर। तो देखिए, इन स्प्रिंग में द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग जो फोर्स लगाया, खींचने में लगाया या धकेलने में लगाया, दोनों केस में लगाता है स्प्रिंग फोर्स, कंप्रेशन या इलोंगेशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो कितना ज्यादा खींचते हो उस पर डिपेंड है। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू x, अच्छा माइनस एक्स। बेटर बेटर। तो आ गया, एक कांस्टेंट लगा दिया गया kx, जहां पे k को बोला गया स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ये कांस्टेंट होता है, एक स्प्रिंग के लिए हमेशा फिक्स होता है। ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड। फॉर ए स्प्रिंग, फॉर ए स्प्रिंग, फॉर ए स्प्रिंग। क्यों हम ए पे बहुत जोर दे रहे हैं बताओ? इसका क्या मतलब निकल रहा है? एक स्प्रिंग। इसका मतलब कि अलग अलग स्प्रिंगों का ये वैल्यू अलग अलग होगा। दुनिया के सारे स्प्रिंग का वैल्यू एक ही नहीं होगा के का वैल्यू। कोई बोला क्यों सर? तो ये जो डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन rigidity, depends on hardness of material used in spring। मतलब स्प्रिंग बनाने के लिए तुम कितना कठोर मटेरियल यूज किए, और हर स्प्रिंग तो अलग अलग मटेरियल से बनता है भाई। ज्यादा कठोर रहेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? ज्यादा फोर्स लगाएगी ना स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग के लिए हमेशा फिक्स, मतलब एक क्वेश्चन में एक स्प्रिंग दिया है तो आप उसके लिए के निकाल लो, तो पूरे क्वेश्चन में वही के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही नहीं कि वही के पटक दो दूसरे क्वेश्चन में, गलत हो गया। इसलिए हम ए पे बहुत जोर दे रहे थे। अच्छा, यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है? ये भी लिख लो, नोट में। हियर नेगेटिव साइन shows that, दिखाता है कि स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बराबर? अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला को देखो, बताओ कि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? बोल रहे ये स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? जल्दी बोलो कोई भी। क्या है ये? वेरिएबल। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? हाँ,
वेरिएबल, देखो एक कांस्टेंट बोल दिया बेवकूफ। x का वैल्यू 1 मीटर तो अलग आंसर आएगा, 2 मीटर तो अलग, क्या बुद्धि नहीं यार, 2 मीटर तो अलग आएगा, 3 मीटर कैसे कांस्टेंट बोल दिया यार तुम लोग। ये वेरिएबल फोर्स है। तो अगर हम इससे वर्क डन निकालने बोले तो क्या करोगे तुम, इंटीग्रेट करोगे। चलिए निकालते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, भाई स्प्रिंग भी तो काम कर रही है, यस सर कर रही है, फोर्स भी लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सबने पढ़ा है, तो यहां लिख सकते हो, एक लाइन चाहो तो लिख सकना है, तो स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जब फिजिक्स पढ़ते ना तो बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते पहली चीज, और मुंह में जो है बोल देते हैं बिना सोचे। अब इसको कोई कांस्टेंट बोल दिया भाई, इसका मतलब तुमको क्या बोला, वी हैव नो वर्ड, तो थैंक यू। स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, सो इसका वर्क डन कैसे निकलेगा बताइए, याद कर जाओ, फॉर्मूला बड़ा काम आएगा, पूरे फिजिक्स में यही काम ही आएगा। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स, इसलिए हम डीएक्स लिखे थे क्योंकि एक्स एक्स मैच कर जाएगा, तो हम यहाँ पे डीएस भी लिख सकते थे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना है x1 से x2, ये फॉर्मूला है। चलिए ये 0 से जाता है x तक, स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कहां जाता है, 0 से x तक, और इधर आया तो कितना आया -x, ऐसे लिखा करो, सब एनसीईआरटी में दिया। इधर गया थोड़ा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, मेरा कम ज्यादा हो गया, इक्वल करना, ये +x इधर और इधर -x, तो आप किधर ले लो, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, जहां इंटीग्रेट करना है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, -kx, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से चालू हो रहा है, 0 से, कहां जा रहा है, x पे गया। इतने जाने में कितना वर्क किया। चलिए, अरे यार kx होगा ना, देखो क्या लिखना है, kx होगा ना f का वैल्यू। अब k कांस्टेंट है, लपेट लो इसको बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो कोई भी बता देगा यार, अभी अभी बनाए थे, अभी अभी तो बनाया था, बोल दो, इतना मत बेइज्जती कराओ मेरा। कितना आएगा बताइए, ये कितना आएगा, x²/2। अच्छा आप 0 से x रखिए, अब एक बार अपर लिमिट, x के जगह पर x रखिए, क्या मजाक है, x ही रहेगा, x के जगह पर x रखेंगे तो क्या आएगा भाई, x के जगह पर x, x²/2, और x के जगह पर 0 तो 0²/2, क्या फायदा हो गया 0²/2 लिख के, कुछ नहीं, 0। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया स्प्रिंग फोर्स के द्वारा 12 kx², ऐसा बोलते हैं। हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी जैसा लग रहा है ना, हाफ mv², बट mv नहीं है, ठीक है। यह वर्क डन बाय स्प्रिंग है, याद रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या बात है। चलिए, तो आपको वेरिएबल फोर्स हमने पढ़ाया कॉन्सेप्ट, उस पर सवाल भी कराए और उससे एक आइडिया भी निकला। स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स का डेरिवेशन, अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते तो नहीं हो सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था। ये बड़ा काम का है कि नहीं, ये सब काम का है। ये फोर्स का कब फॉर्मूला लेगा वर्क डन का, जब फोर्स वेरिएबल, और फिजिक्स में मोस्टली फोर्सेस क्या है, वेरिएबल है, इसलिए आप हमेशा इसको यूज करना पड़ेगा। सो भाई रख लो यार, क्यों भगा रहे हो मेरे को। चलिए नोट कर लिए, बताइए जल्दी से।